दोस्तों सप्रेम नमस्कार। मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष भारतीय इंसाफ पार्टी। यद्यपि पार्टी वर्तमान समय में डॉर्मेंट स्थिति में है, क्योंकि 2010 में पार्टी गठन के साथ ही पार्टी पंजीकरण की औपचारिकता पूर्ण कराने के बाद गंभीर अस्वस्थ हो जाने एवं 10,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट न दिए जाने के कारण तत्कालीन समय में पार्टी पंजीकृत नहीं हो पाई थी, जबकि सभी औपचारिकताएं पूर्ण थी। बाद में निर्वाचन आयोग ने स्वीकार भी किया कि 10,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट न होने के कारण पार्टी पंजीकृत नहीं हो पाई। बाद में 2021 में मैंने 10,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट प्रेषित किया तो उन्होंने विभिन्न औपचारिकताओं शर्तें लाते हुए उन्होंने बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिए। फलतः पार्टी अपंजीकृत रूप में डॉर्मेंट स्थिति में है। पार्टी के उद्देश्यों विचारों पर समय समय पर प्रकाश में डालता हूं, अपने विचार अभिव्यक्त करता हूं। दोस्तों, आज 1 अक्टूबर 2023 को मैं अपनी पैतृक गांव लहुआर, तहसील जमानिया, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के अपने पैतृक तालाब पे स्थित अपने आवास से आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूं। दोस्तों, आज से एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से मैं कुछ सत्यताओं पे, अपने जीवन की सत्यताओं पे प्रकाश डालूंगा, जिससे जन सामान्य के लिए भी क्या उपयोगी है, क्या व्यवहार होना चाहिए, कैसी बच्चों को परवरिश के लिए, उनके विकास के लिए कैसे पारिवारिक परिवेश को बनाना चाहिए, तमाम उनका दायित्व क्या है, तमाम बातों पे क्रमशः श्रृंखलाबद्ध तरीके से मैं कुछ प्रकाश डालूंगा, जिससे मेरे संदर्भ में तो आप गलत हैं, सही हैं, इस संदर्भ में अपने विचार को एक मेरे संदर्भ में निर्णय ले सकें। इसके साथ ही वास्तव में जन सामान्य के लिए क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, इस पे भी आप अपना विचार पुष्ट कर सकेंगे। इस पे विचार अभिव्यक्त करने के साथ ही मैं एक बात सत्य के रूप में कहूँगा कि कोई भी माँ बाप का प्रथम दायित्व अपने बच्चों की परवरिश करने का है, लेकिन बच्चों के अपरिपक्व मानसिक विकास की स्थिति में, शारीरिक मानसिक विकास की स्थिति में कम से कम इंटर BA BSc करने तक उनके लिए कोई भी ऐसी पारिवारिक परिस्थिति न क्रिएट करें जिससे उनके मानसिक विकास पे असर पड़ता है। जैसे परिवार के में कई बच्चे हैं, तो क्रमशः बच्चों की श्रृंखला में जो बड़े बच्चे हैं उनकी शादी के साथ ऐसा परिवेश न हो कि बहुएं आपके घर में रहें, छेड़खानी बच्चों से करें, कोई गलत संबंध स्थापित करने की कुचेष्टा करें, जिससे छोटे कनिष्ठ भाई बच्चों पर उसका शारीरिक विकास, शारीरिक मानसिक विकास पर असर पड़े। तथा माँ बाप को चाहिए कि कोई भी बच्चा किसी भाई पे निर्भर होकर शिक्षा करने के बजाय, निर्भरता की स्थिति उत्पन्न करने के बजाय उसको किसी भी तरीके से अपने पांव पर खड़े होकर के अपने विकास की स्थिति पैदा करने का नसीहत दें या उसको सपोर्ट करें। इसके साथ ही मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, मैं यद्यपि क्लास 1 की परीक्षा या क्लास 1 में दाखिला के साथ जन्म से तो नहीं, लेकिन कम से कम 2-2.5 वर्ष की अवस्था से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था तक
पारिवारिक की स्थिति बहुत ही दयनीय रही, क्योंकि पिता स्वर्गीय श्री रामचेत सिंह हम माँ और बच्चों के छोड़ करके चाचा के साथ हो गए थे 2-3 वर्ष के लिए। किंतु 5 वर्ष की अवस्था होते होते बड़े भाई के मिलिट्री में भर्ती होने के साथ ही पिताजी पुनः हम लोगों के साथ हो गए थे, जिससे खेती बाड़ी तो प्रारंभ हो गया था। उसके साथ ही उनका कुछ आर्थिक वार्षिक सपोर्ट भी मिलना प्रारंभ हो गया, जिससे हम लोगों को पढ़ने लिखने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और क्लास 1 से लेकर के 8 तक लगभग मैं क्लास में प्रथम रहा। आगे की शिक्षाओं में यद्यपि मानसिक रूप से मेरी अध्ययन और कंसंट्रेशन बना रहा, किंतु 1983 में हमारे बड़े भाई से, जो सबसे बड़े भाई ओम प्रकाश, स्वर्गीय ओम प्रकाश सिंह थे, उनसे छोटे श्री ईश्वर प्रसाद की शादी हुई। और शादी होने के साथ ही अपनी पत्नी को घर में छोड़ करके अपने इलाहाबाद ताराचंद हॉस्टल में रहकर पढ़ने चले गए। और इस दौरान उनकी पत्नी, यद्यपि मैं दोनों भाइयों का, दोनों ओम प्रकाश, स्वर्गीय ओम प्रकाश एवं ईश्वर प्रसाद का शाहवल्ला के रूप में रहा, लेकिन शाहवल्ला दायित्व क्या होता है उसको स्थापित करने में हमारे घर परिवार और भाइयों द्वारा परिस्थितियाँ क्रिएट किए जाएंगी, ये हम सारी चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। फलतः उनकी पत्नियों ने वैसी परिस्थिति क्रिएट की और उनसे संबंध भी हुए। जैसे इस सबसे पहले ईश्वरी प्रसाद की पत्नी, जब भी मैं अकेला घर में रहता था, उस गाना शुरू करती थी, सैया बिना सजरिया सुना। ऐसी छेड़खानी और ऐसे ये होने की वजह से उससे हाई स्कूल में शारीरिक संबंध हुआ, जो कि जुलाई 1986 तक रहा। और ये किसी भी तरीके से मैं मानसिक रूप से इस संबंध को स्वीकार नहीं करता था। एक परिस्थिति जन्य ये संबंध थे। इसका जीता जागता उदाहरण है कि मैं हाई स्कूल की एग्ज़ाम दे करके और जा कर के श्री ईश्वरी प्रसाद को इलाहाबाद से लाया था, और इस तरह से उन लोगों के संबंध स्थापित होने पर कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई। इसी तरह से बीएससी करने के बाद श्री स्वर्गीय ओम प्रकाश सिंह इलाहाबाद में पोस्टिंग हुई और उनको आवास, मिलिट्री आवास मिला 508 व्यस्त वर्कशॉप में। और हम लोगों की किराएदारी में ऐसे डिस्प्यूट हुई कि सभी भाइयों को तितर बितर होना पड़ा। मुझे उनके साथ रहने का अवसर मिला, क्योंकि हम चाहते थे कि हम पढ़ सकें, आगे का अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें, अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। वैसी स्थिति में जुलाई 1983 से उनके साथ मजबूरी में रहना पड़ा। और एक कमरे में मैं रहता था, बच्चों को कभी कभार उनके पढ़ता था। किंतु एक रात की बात है, अगस्त 1993 में, जब बच्चों को छोड़ करके वो ऊपर छत पे दोनों लोग चले गए थे और लगभग 12:30 बजे रात को उनके चारों बच्चे जग करके रोने लगे थे। फलतः मेरी नींद टूटी और मैं देखा तो वो दोनों लोग नहीं हैं। मैं इधर उधर खोजने का प्रयास किया, फिर छत पर गया तो छत पे उनको, यद्यपि उनके पति पत्नी संबंध होने के कारण आपत्तिजनक स्थिति नहीं कहेंगे, लेकिन किंतु अगर उसको मैंने देखा तो वो मेरे लिए आपत्तिजनक स्थिति थी। और ये इलाहाबाद अपने परिवार को ले जाने के साथ ही अपनी पत्नी श्रीमती कौशल्या देवी को का नलबंदी करवाए थे। तो उनके लिए क्या, यह मेरे लिए एक साजिशपूर्ण घटना थी या क्या था? ऐसी परिस्थितियों में जो भी मैं श्रीमती कौशल्या देवी के समक्ष व्यवहार प्रकट किया और फिर उन्होंने प्रकट किया, ये दोनों वो जानती हैं। और वैसी परिस्थिति में विश्व के किसी भी एक नौजवान इंसान के लिए जो व्यवहार होना चाहिए वो
कोई भी नहीं बच सकता था। तो ऐसी इस तरह से हम दोनों भाइयों से एक शारीरिक संबंध हुआ, जो कि अंतिम सितंबर 1993 के बाद नहीं हुआ, जो आज तक किसी भी महिला के साथ नहीं हुआ न है। इन चीज़ों के साथ ही मैं 19 सितंबर 1993 से मैं डॉक्टर ताराचंद छात्रावास में अरविंद स्वरूप कुशवाहा, जो वर्तमान समय में कहीं सीनियर पीआरडी हैं, उनके साथ रहे, तैयारी की 5 वर्ष 1993 से 97 तक। इस दौरान हमने 93, 94, 95 की पीसीएस मेंस दिए और 94, 95, 96 के आईएएस मेंस एग्ज़ाम दिए, किंतु अभी मेरे 4 अटेम्प्ट थे ही, तभी उसी समय हॉस्टल से हटा दिए गए। एलएलबी हो गया था, फलतः एलएलएम में फॉर्म डाला था, यद्यपि वेट करना चाहिए था एलएलएम के रिजल्ट आने तक, सीनियर लिस्ट आने तक, लेकिन साजिशपूर्ण ढंग से मुझे वहाँ जबरन हटा दिया गया। फलतः मेरे साथ विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई और आगे की तैयारी हम नहीं कर पाए। और सन 2000 दिसंबर 2000 से मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में 109वें तथागत बचत भवन लीडर रोड इलाहाबाद में रहकर मैं अधिवक्ता के रूप में व्यवसायरत हूँ। इसी दौरान 2003 में मुझे इलाहाबाद के तथागत बचत भवन में रहते हुए मुझे महामहिम राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र की मान्यता प्राप्त हुआ, जिससे विभिन्न आदेशों में माननीय हाई कोर्ट ने स्वयं मेरे रेजिडेंशियल और दत्तक पुत्र एडॉप्शन को स्वीकार किया है। किंतु कतिपय कुछ जजों ने, जो वर्तमान समय में हैं, उस समय अधिवक्ता के रूप में भी हमें कहीं हाई कोर्ट में दिखाई नहीं दिए, क्योंकि सन 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में गवर्निंग काउंसिल का इलेक्शन लड़ा था और लगभग सभी अधिवक्ताओं से मिला था। उस समय सौमित्र दयाल कहीं सामने भी नहीं दिखाई दिए थे। सन 2020 में मैं पुनः इलेक्शन लड़ा और नियमित अपीयर होते रहा, लेकिन श्री सौमित्र दयाल कहीं दिखाई नहीं दिए। लेकिन पहली बार उनको मैं कोर्ट नंबर 49 में एक जज की हैसियत में मैं 482 के एप्लीकेशन में उनके कोर्ट में अपीयर हुआ। बाद में पता करने पर पता चला कि वो यहाँ अधिवक्ता भी थे, उनके डायरेक्टरी वगैरह में भी कुछ वो इन्फॉर्मेशन मिले। तो इस तरह से यद्यपि 482 के एप्लीकेशन में मुझे मेरे तथ्यों को स्वीकार करते हुए एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया था, किंतु 2024 से कंपनी पिटीशन 24/2004 पर उन्होंने बिना किसी साक्ष्य एविडेंस का संज्ञान लेते हुए, विधि व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए, जुडिक्शन का संज्ञान लेते हुए, उन्होंने जबरन गलत आदेश पारित 17 दिसंबर 2020 को किया और 21 उसके इन्फ्लुएंस में असत्यताओं को स्वीकार करते हुए, जो कि स्पष्ट रूप से आर्टिकल 13 में लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और डेरोगेशन विथ फंडामेंटल राइट वी वाइड, स्पष्ट रूप से कहा गया है। उन्होंने गलत रिपोर्ट मंगा करके गलत ढंग से मुझे सड़क पर करवा दिए हैं, जबकि पुलिस अधिकारियों को जाने के बाद सीओ सत्येंद्र कुमार, इंस्पेक्टर जयंत कुमार शर्मा इत्यादि को अपने दायित्वों की निर्वहन में सत्यताओं का संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन सत्येंद्र कुमार तिवारी भी अपनी रिपोर्ट दाखिल करते हुए न तो वो हमसे मिले, न हमारे रिकॉर्डों को देखे। उनका रिपोर्ट होना चाहिए था तो डीएम महोदय के द्वारा, जो दो राष्ट्रपति सचिवालय के निर्देशों का संज्ञान लेकर, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों का संज्ञान लेकर 3 दिसंबर 2004 को जो उन्होंने रिपोर्ट सत्यताओं को डिस्क्लोज करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया, वही रिपोर्ट सत्येंद्र कुमार तिवारी का होना चाहिए था।
किंतु सत्येंद्र कुमार तिवारी ने उन सत्यताओं को इग्नोर करते हुए, ये बड़ा ही मतलब गंभीर विषय है कि एक मजिस्ट्रेट का दिया हुआ रिपोर्ट सीआरपीसी के 291A सेक्शन में एक एविडेंस है। तो इस तरह से 291A में जब डीएम प्रयागराज, डीएम इलाहाबाद का रिपोर्ट एक एविडेंस है, तो उस रिपोर्ट को कैसे इग्नोर करते हुए सत्येंद्र कुमार तिवारी अपना रिपोर्ट दिए और कैसे ऑफिशियल लिक्विडेटर ने उसको भी कंट्रेरी रिपोर्ट दिया। ये बड़े ही गंभीर विषय है सोचने का। लेकिन यहीं पर हाईकोर्ट ने जो रीट पिटीशन 32,363/2004 के डिस्पोजल के बाद राष्ट्रपति सचिवालय से उत्तर प्रदेश विधि एवं परामर्शी को उत्तर प्रदेश सरकार के दिए निर्देश और फिर रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश आता है, तो हाई कोर्ट ने उस निर्देश का संज्ञान लेकर के, मेरे एडॉप्शन और रेजिडेंस का संज्ञान लेकर के अपने आदेश को मॉडिफाई करने के लिए लिस्ट विथ प्रीवियस पेपर का आदेश पारित किए हैं। तो उस लिस्ट विथ प्रीवियस पेपर के आदेश में जिस पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम, एडॉप्टेड सन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद, रेजिडेंट 109 तथागत बचत भवन लीडर रोड इलाहाबाद, ये अपने आप में हाई कोर्ट का डीबी बेंच के द्वारा एक्सेप्टेंस है, स्वीकारोक्ति है। मजिस्ट्रेट का दिया 2004 का वो सीआरपीसी में एविडेंस है। उस एविडेंसों को इग्नोर करते हुए अगर कहीं गलत आदेश पारित कर दिया गया है, तो एक पुलिस अधिकारी हो करके अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कम से कम सत्यताएं क्या है उसके अनुसार रिपोर्ट देना चाहिए। लेकिन सत्येंद्र कुमार तिवारी ने तो मुझसे संपर्क किया, न मेरे एविडेंस को देखा और नहीं तो उसमें रिपोर्ट दिया कि ये कह रहे हैं कि ये माननीय हाईकोर्ट के समक्ष इस संदर्भ में पिटीशन प्रस्तुत है, पिटीशन लंबित है और जो आदेश होगा मैं मानूंगा। मैं एक अधिवक्ता हो करके जो सत्य, एविडेंस और लॉ के रेस्पेक्ट में जो सही होगा उस आदेश को मानूंगा या उस प्रोसीडिंग को मानूंगा। कि कोई कह देगा कि ये है उसको मैं मान लूँगा, ये मैं कतई कभी नहीं कहा। यही बात जब 21 जनवरी 2021 को सत्येंद्र कुमार मेरे आवास पर पहुंचते हैं, तब भी मैं दिखा करके कहा कि ये देखिए मेरा आवास है, ये देखिए एविडेंस है। लेकिन सत्येंद्र कुमार, जयंत कुमार शर्मा, सत्येंद्र कुमार तिवारी ये काहे को माने और काहे को अपना दायित्व निर्वहन करें, काहे को अपना क्षेत्राधिकार समझें। ऑफिशियल लिक्विडेटर ने यद्यपि लेटर डीएम को बनाता है, लेकिन डीएम प्रयागराज को वो लेटर देकर डायरेक्ट एसएसपी को भेजा जाता है, फिर सिटी मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारियों द्वारा साथ में बुलाया जाता है, जो कि हिरार्की। तो इस तरह से बिल्कुल अनर्गल तरीके से, बिल्कुल अवैधानिक तरीके से एक भारत का कोई भी नहीं, विश्व का कोई भी व्यक्ति उनके कृत्यों को जाकर देखेगा। सड़क पर मेरे सामानों को सड़े हुए देख करके, मेरे शिक्षा योग्यता अधिवक्ता, तो एक सामान्य व्यक्ति भी कहेगा कि नहीं, जिस नौजवान ने इस आवास में 20 वर्ष अपने आवास के रूप में दायित्व का निर्वहन किया है, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर के कृत्यों को 2-2 आदेशों में स्वीकार किया गया है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर कभी मेरे आवासीय स्टेटस को इनकार नहीं किए हैं, उसके खिलाफ कैसे जो है मुझे सड़क पर कर दिए हैं। एक अनपढ़ आदमी उनके कृत्यों को समझ करके भर्त्सना करेगा या उनकी गलत कार्रवाइयों को। रही बात उस आवास के बनाए जाने की, उस संपत्ति के बनाए जाने की, तो मैंने 1987 में एक पुस्तिका लिखा था, मेधावी छात्र परिषद का गठन क्यों, और दूसरी पुस्तक यह वेलफेयर है स्टेट मैंने लिखा 1999 में। दोनों में अपनी बचपन के जो मुसीबतों, गरीबी मुसीबतों, निर्धनता में मैंने परवरिश हुआ, पला बढ़ा, शिक्षा पाया, उनका उल्लेख करते हुए लिखा। उनका संज्ञान लेकर के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और अन्य के द्वारा एक संस्थागत तरीके से पैसे कलेक्ट किए गए और उस प्रॉपर्टी को खरीदा गया, जिसमें कि तत्कालीन राष्ट्रपति
जिन्होंने कि मेरी पुस्तक पर अपना धन्यवाद, अपना आभार व्यक्त किया, उनका सहयोग भी शामिल है। तो इस तरह से वो प्रॉपर्टी में प्रत्यक्षतः अप्रत्यक्षतः मेरी परिस्थितियों को संज्ञान दिला करके किए गए धन संग्रह पे उसको खरीदा गया, बनाया गया। यद्यपि वो एक कंपनी तथागत स्मॉल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंपनी का एसेट्स या उसके तहत उसकी खरीदारी हुई। और ये बात मैनेजिंग डायरेक्टर्स के जो लॉ ऑफ स्टापेल है कि व्हेन वन हैज़ बाय हिज डिक्लेरेशन एक्ट और ओमिशन caused or permitted to another person to believe a thing to be true and act upon such, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding in between himself and such other person or his representative do deny the truth। एविडेंस एक्ट के 58 में ही है कि फैक्ट एडमिटेड कैन नॉट बी डिनाइड, कैन नॉट नीड नॉट प्रूव्ड। तो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम विधिक स्थितियों को इग्नोर करते हुए कैसे मुझे सड़क पर किया गया, ये बात सोचनीय है। यद्यपि इन पे अब संबंधित सीजीएम प्रयागराज के समक्ष मेरा एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156(3) विचाराधीन है, जिसमें हमने प्रस्तुत किया है। उस पर अन्य रिकॉर्ड भी हम एफिडेविट के माध्यम से रिपोर्ट्स थाना शाहगंज का जानने का प्रयास करेंगे, जिस पे विधिक कार्रवाइयाँ हो सकेंगी। इन्हीं बातों के साथ आज मैं आप सबसे सप्रेम नमस्कार। सरदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सरदेव सिंह आचार्य कलाम।